हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडेक्सी क्लासेस में। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने अपने पहले दो टॉपिक ऑफ एनपीओ ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था कि एनपीओ क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट्स कैसे बनता है एंड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, मैं आपको एक ब्रीफ रिकैप देना चाहती हूँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ले चलती हूँ। ओके, एनपीओ क्या होता है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एनी एंटिटी whose motive is not making profit but main motive is to providing service। किसको सर्विस प्रोवाइड करना उसका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना टू इट्स मेंबर और अ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, और वो काम नहीं करती किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब एंड ट्रस्ट। हमने इसके फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में हम 5 हेडिंग में बांट सकते हैं। पहला मोटिव है इसका, दूसरा ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है, तीसरा इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये जो सरप्लस जनरेट होता है उसका क्या करती है, एंड रेपुटेशन ऑफ एनपीओ किस पे डिपेंड। ये 4 हेडिंग पे हम इस चीज़ को बांट सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं मोटिव की बात करूं तो इसका मोटिव होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर और पब्लिक एट लार्ज, लेकिन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मैनेज किया जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, लिगेसीज है। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हैं। सरप्लस जो जनरेट होता है ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती मेंबर्स में। ठीक है, क्या करती है उसको, बट ट्रांसफ़र कर देती है कैपिटल अकाउंट में। और रेपुटेशन जो उसकी डिपेंड करती है कंट्रीब्यूशन जो उसने किया है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये उसके मेन फीचर्स हैं, इनको हम एज ए हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोटिव को, मैनेज्ड को, मेन सोर्स ऑफ इनकम को, सरप्लस जनरेशन को एंड रेपुटेशन को। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इनकम एंड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसिप्टेंट अकाउंट जिसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी रिसीव किया उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन कैश। ठीक है, और कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, कैश का मतलब होता है ट्रांजैक्शन इन कैश एज वेल एज थ्रू द बैंक अकाउंट। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट सिमिलर होता है कैश अकाउंट के। ठीक है, इसमें हम ऑल कैश रिसीव्ड और या एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, इरिस्पेक्टिव वेदर ये हमें करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ हो। ठीक है, इसमें कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड नहीं करते, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, एंड इसकी स्टार्टिंग जो हम करते हैं बनाते हैं वो हम ओपनिंग कैश बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है तो हम उसको रिसिप्ट साइड पे दिखाते हैं, और अगर ओपनिंग बैंक ओडी है तो हम उसको शो करते हैं पेमेंट साइड ऑफ द अकाउंट पे। ये हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के बारे में अभी तक पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एनपीओ हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे उसमें ये भी था कि एनपीओ को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना रिक्वायर्ड बाय लॉ है या इट इज़ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट किसी को सबमिट भी करनी होती है या इसको सबमिट भी करनी होती है, किसको सबमिट करनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी को। ये एमसीक्यू में आ सकता है, वैसे इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको 3 तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी होती है। कौन कौन सी, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके, सो किसी भी एनपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही होता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद ही, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल रिसिप्ट भी रिकॉर्ड करते हैं और हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। राइट फ्रेंड्स, करते हैं। इसी से हम इनकम एक्सपेंडिचर और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट भी आती हैं एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आती हैं। राइट फ्रेंड्स, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं वो हमारी चली जाती है इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, और जो कैपिटल होता है वो हमारा चला जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के ही आइटम को हम कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल नेचर की चीज़ें बैलेंस शीट में जाती हैं, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में चली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के, वो हम देख लेते हैं। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट फ्रेंड्स। ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं किनके में, एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में, और प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम ट्रेडिंग एंटिटीज़ में, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम निकालते हैं सरप्लस या हम निकालते हैं डेफिसिट, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम निकालते हैं, सिर्फ निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस, हम इसमें डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड होती है ट्रांजैक्शन टू करेंट ईयर ओनली, जो करेंट ईयर की ट्रांजैक्शन होती है वही हम सिर्फ यहाँ इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, सिर्फ रेवेन्यू नेचर, हमने बोला अभी मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट बनती है और रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती है। इट इंक्लूड कैश एज वेल एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन। हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट क्यों नहीं बनता, क्योंकि कैश एक्सपेंस नहीं होता। आप जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स अकाउंट में तो क्या आपका कोई कैश आउटफ्लो होता है, नहीं होता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से वही खर्चे आते हैं जो कि कैश में किए जाते हैं या बैंक के थ्रू किए जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। दो तरह की रिसिप्ट होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं ये पार्ट बनती है बिकम पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इट बिकम पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अच्छा, अब सवाल ये होता है कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है और रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल बेनिफिट realized in more than 1 year। यहाँ पे बेनिफिट realized in सेम ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी, ठीक है, आपने फिक्स एसेट खरीदी, फिक्स एसेट में मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की मान लीजिए यूज़फुल लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स की इसकी यूज़फुल लाइफ है, तो आप 10 साल तक इसका बेनिफिट उठाएंगे ना। अगर आपने आज की तारीख में कोई फर्नीचर 50,000 रुपये दे के खरीदा तो सिर्फ उसका लाभ आपको इसी साल नहीं मिलेगा, आने वाले 10 साल तक मिलेगा, जब तक वो टूट नहीं जाए, उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए, जब तक वो ठीक ठाक रहेगी आप उसका लाभ उठाएंगे 10 साल तक एक फर्नीचर का जो आपने आज 50,000 में खरीदा है, ठीक है। तो क्या है, आपको जो बेनिफिट रियलाइज़ हुआ मोर देन 1 ईयर, 10 साल तक आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो आपने जैसे कि रेंट पे किया रुपी 12,000 पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अगर आपने 12,000 का रेंट पे किया इस साल का, तो ये बेनिफिट आपको इसी साल मिलेगा फॉर दिस ईयर ओनली,
ठीक है। अगले साल से क्या होगा, अगले साल के लिए आपको अलग रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने अगले साल का रेंट नहीं दिया तो आपसे ओनर प्रॉपर्टी को वैकेट करा लेगा, खाली करा लेगा। तो इसका बेनिफिट एक ही साल मिलेगा। ये नहीं कि इस साल 12,000 रुपये दिए तो आप अगले 3 साल तक के लिए उसको ऑक्यूपाई करोगे, नहीं, ठीक है। अगर आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है, अगर एडवांस पेमेंट कर दी है तो जो एडवांस पेमेंट होगी वो आपका असेट बन जाएगी, वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। लेकिन जो करेंट ईयर के लिए रहेगी वो आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगी, राइट फ्रेंड्स। तो जो कैपिटल नेचर यानी बहुत सिंपल है, बेनिफिट रियलाइज मोर देन 1 ईयर देन इट इज कैपिटल, बेनिफिट रियलाइज इन द सेम ईयर देन इट इज रेवेन्यू। तो सिर्फ जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही पार्ट बनती हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का, राइट फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। हाँ, ये इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू करेंट ईयर ओनली। हम देखो सिमिलर टू, हमने बता दिया कि सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हाँ, चलिए एक एक करके इस पॉइंट को डीपली समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, सिमिलर टू पीएनएल होता है, राइट फ्रेंड्स। पीएनएल होता है, हम पीएनएल में कैलकुलेट क्या करते हैं, हम पीएनएल में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आता, ठीक है फ्रेंड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आता। यहाँ आता है सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे आता है ठीक है, सरप्लस आता है यहाँ पे, और ठीक है, सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर आता है, या आता है डेफिसिट, ठीक है, या आता है डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस को हम कई जगह ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इस तरीके से भी ये लिखा हो सकता है, ठीक है। या तो हम यहाँ सरप्लस आता है, ठीक है, या हमें डेफिसिट आता है, जबकि पीएनएल में हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बना रहे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस से स्टार्ट होता था। ओपनिंग बैलेंस लाइक कैश का बैलेंस और बैंक बैलेंस है, ठीक है। यहाँ नो ओपनिंग बैलेंस, ठीक, नो क्लोजिंग बैलेंस। रीज़न है इसका, ठीक है। कोई पूछे वाई नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एग्जिस्ट इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो भाई बिकॉज इट इज सिमिलर टू पीएनएल ना, ठीक, एंड इट इज सिमिलर टू कैश। ये कैश अकाउंट के सिमिलर होता है, और कैश अकाउंट में पिछले बैलेंस आता है और पीएनएल में कभी भी पिछला बैलेंस नहीं आता, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी प्रीवियस बैलेंस नहीं लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। कौन से, कैश एंड नॉन कैश, ठीक है। कैश में रेंट आएगा, ठीक है, टैक्स आएगा, सैलरी आएगा, ये तो हम रिकॉर्ड करते हैं। और नॉन कैश में यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर पे है, अमोर्टाइजेशन है, हम ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स।
तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके बारे में है वो ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स आते हैं, करेंट ईयर एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। करेंट ईयर एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है, इसको समझ लीजिए, जैसे कि अभी ईयर चल रहा है, अभी ईयर आपका चल रहा है कौन सा, 21-22, ठीक है। आपका जो रेंट है, प्रॉपर्टी जो आपने ले रखी है उसका रेंट है ₹1000 पर मंथ, ठीक है। अगर ₹1000 पर मंथ है तो ईयरली रेंट कितना हुआ फ्रेंड्स, ईयरली रेंट हो गया आपका ₹12,000। आपको साल भर में इतना रेंट पे करना था, बट आपने क्या किया, आपने पे किया बट पेड ₹15,000। बहुत सिंपल सी बात है, 12,000 का रेंट पे करना था बट आपने साल भर का रेंट कितना पे किया, 15,000 रुपये। यानी इस 15,000 में से अगर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाइफरकेट कैसे करेंगे, करेंट ईयर एंड प्रीवियस, करेंट ईयर एंड एडवांसेस, क्योंकि बाकी तो एडवांस दे रखा है ना आपने, ठीक है। करेंट ईयर का कितना था, 12,000 तो करेंट ईयर का था 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो बाकी 3,000 क्या हो गया, एडवांस हो गया। यानी ये 12,000 तो इस ईयर से रिलेट करता है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन ये 3,000 एडवांस है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। तो ये किसका पार्ट बनेगी फ्रेंड्स, ये पार्ट बनेगी बैलेंस शीट का। तो सिर्फ जो करेंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, करेंट ईयर की रिसिप्ट्स होती हैं, वही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नॉट ओनली करेंट ईयर एक्सपेंसेस बट करेंट ईयर रिसिप्ट, करेंट रिसिप्ट ना बोल के उसको करेंट ईयर बोलो। जो करेंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं या करेंट ईयर की इनकम होती हैं, वही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो है ₹12,000, ठीक है। तो एक व्यक्ति से तो ईयरली सब्सक्रिप्शन ये है, एक है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने हमारे पास आए और 12,000 रुपये दिए और ईयर का सब्सक्रिप्शन हमसे ले लिया। हमारे पास मिस्टर बी आए, ठीक है, और मिस्टर बी कब आए, मिस्टर बी हमारे पास आए हैं 31 मार्च, ठीक है, 2022 को आए, और वो हमें रुपए दे के गए 12,000, ठीक है। मिल गए हमें 12,000, कैश में दे के गए थे, हमें रिसीव हो गए। तो भाई क्या आएगा, ये हम रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर बी वाला, जी नहीं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2022 को जो हमें 12,000 रुपये व्यक्ति देकर गया है, सिंपल सी बात है, ये हमें 22-21 के लिए दे के गया है, ठीक है, 22-23 के लिए दे के गया है, ठीक है। जो 22-23 के लिए दे के गया, ये अगेन हमारे लिए क्या है, एडवांस रिसिप्ट है, ठीक, एडवांस रिसिप्ट है। याद रखना, अगर एडवांस रिसिप्ट आ रही है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, राइट फ्रेंड्स, लायबिलिटी होती है। और अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, तो हमारे लिए वो असेट का काम करती है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, रिसिप्ट है करके हम उसको असेट साइड ले लेंगे, नहीं है, हमने एडवांस में रिसीव किया है, हमने दूसरे से ले लिया, हमें सर्विसेज देनी है, तो हमारे लिए वो भी लायबिलिटी है। हमने एडवांस पेमेंट किया तो वो दूसरे के लिए लायबिलिटी, हमने तो एडवांस से पे कर दिया, हमारे लिए वो असेट का काम करेंगी, राइट। तो जो सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड है वही इस साल आएगा। इसमें एक ले सकते हैं, ठीक है। एक मिस्टर सी भाई साहब आए, ठीक है, मिस्टर सी आए, एक क्लब था, क्लब बी था, ठीक है। क्लब बी की जो मेंबरशिप फ़ी थी, ठीक है, वो मेंबरशिप फ़ी जो थी वो थी ₹1000 पर मंथ, ठीक है। और इन्होंने क्लब ज्वाइन किया था, हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर चल रहा है आपका 21-22, ठीक है। इन्होंने क्लब ज्वाइन किया था जनवरी 21 में, ठीक है, क्लब ज्वाइन कर लिया जनवरी 21 में, ठीक है। अब पेमेंट की बात आई, मेंबरशिप फ़ी पेमेंट की,
तो इन्होंने क्या किया, मेंबरशिप फ़ी का पेमेंट नहीं किया, मेंबरशिप फ़ी का पेमेंट नहीं किया। और ये पेमेंट इन्होंने आकर हमें दी कब, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने आकर हमें पेमेंट दी, जनवरी फरवरी मार्च के 3,000 रुपये। तो क्या ये हमारा 21-22 की इनकम का पार्ट बनेगा, 21-22 की इनकम का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, ये 21-22 की इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये रिलेटेड तो प्रीवियस ईयर से है ना, भले हमें इस साल हुआ, ठीक है, ये रिलेटेड प्रीवियस ईयर से, भले हमें इस साल रिसीव हुआ, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है एक्यूरेट बेसिस पे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्यूरेट बेसिस पे। जो इनकम अक्रूड हो गई वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है फ्रेंड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो बनता है कैश बेसिस पे। ठीक है, तो हमें मिला तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ₹3,000 यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा, बट हियर नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू करेंट ईयर इनकम। ठीक है, ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्यूरेट बेसिस पे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। इसलिए अगर कोई प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट हमें इस साल मिल रही है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हिस्सा बनेगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हिस्सा नहीं, नहीं और नहीं बनेगी। राइट फ्रेंड्स, तो हमने शायद सारे वो पॉइंट कवर कर लिए जो हमें करने चाहिए थे। राइट, हमने बता दिया ये सिमिलर टू P&L होता है। ठीक, हमने कवर कर ली, इसमें कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन करंट ईयर की ली जाती हैं, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आती हैं और इंक्लूड करता है कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, इसके साथ ज़रूरी है कि हम रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट के डिफरेंसेस को एक बार पहले देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उस क्वेश्चन के करने से आप 2 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम डिफरेंसेस करेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये करंट ईयर की बात समझ में ना आई हो तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं अपने अगले लेक्चर में जो लेकर आऊँगी, उस अगले लेक्चर में हम कुछ पर्टिकुलर आइटम डिस्कस करेंगे और उनकी एडजस्टमेंट को डिक्लेयर करेंगे। तो उस एडजस्टमेंट में हम प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आज हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि सारी चीज़ें रिलेटेड ही दी होंगी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो वहाँ एडजस्टमेंट को समझाने से पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको क्या चीज़ करंट ईयर में से रिलेटेड है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको आज की जो लेक्चर कीजिएगा, ये कोई कॉन्सेप्ट है जो करंट ईयर का नहीं समझ में है, वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल है, इसको हम करेंगे। पहले हम ये डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। इसमें एक डिफरेंसेस जो मैंने नहीं किया है रिकॉर्ड, वो आप ज़रूर एक रिकॉर्ड कर लेना, वो मैं आपको भी बताऊंगी। पहले इतना पढ़ लेते हैं। नेचर की अगर मैं बात करूँ, नेचर क्या होता है, ये कैश बुक का नेचर लिए होती है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर लिए होते हैं। ये हम बार बार ये चीज़ें हम रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों आता है, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आइटम रिकॉर्ड किया जाता है, मे रिलेट टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर होगा तो भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इसमें कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी आती हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक डेप्रिसिएशंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता है कैश बैंक एंड कैश का एंड बैंक का, यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आते। राइट फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये इसके डिफरेंसेस थे, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला डिफरेंसेस बताने के लिए थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में डिफरेंस बताइए, तो वो डिफरेंसेस ये रहे। और साथ ही साथ आपको फीचर्स भी पूछे जाएंगे। फीचर में अगर आप खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट का याद रखते हैं तो ये इसके 5 फीचर हैं।
ठीक है, ये इसके 5 फीचर बनेंगे, ये इसके 5 फीचर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये मेरे से इतना अच्छे से खींचा, और ये इसके 5 फीचर बन जाएंगे। तो ये अलग अलग में फीचर्स हैं और ये इनके डिफरेंसेस में हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे, इसको अच्छे से याद करा। और इसके साथ ही इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ये बनता है कैश बेसिस पे और ये बनता है अक्रूवल बेसिस पे। देयरफॉर कैश रेट्स आ जाते हैं और इसमें आगे पीछे, इसमें सिर्फ करंट ईयर के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसी के साथ हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसका गिवन? दिल्ली क्लब का गिवन है, क्लीन दिल्ली क्लब का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2014 का गिवन है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बनाए प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स भी बना लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश इन हैंड आता है? अभी हमने पढ़ा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं आता तो हमारे किसी काम का नहीं है। एंट्रेंस फ़ी रिसीव हुई हमारे लिए इनकम है। ठीक है, ये आएगी। उसके बाद डोनेशन रिसीव हुई हमारे लिए इनकम है, ये भी आएगा। रेंट ऑफ हॉल ये रिसीव हुआ, ये भी हमारे लिए इनकम है, आएगा। अब बात आती है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। क्या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्ट बनेगी? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगी। रीज़न इज़ दैट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली गेन और लॉस ऑन सेल, हमें कोई गेन या लॉस होता है सेल पर, वही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, गेन और लॉस जो होता है सेल पर वही रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि टोटल सेल अमाउंट या अकाउंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस पे नहीं आएगा। ठीक, सैलरी पार्ट बनेगा, रेंट हमारे इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, टैक्सेस जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पार्ट बनेगा, सन्डे एक्सपेंसेस पार्ट बनेंगे। अच्छा भाई, अब बात आती है बुक परचेज्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश इन हैंड बैंक अगेन इसका क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और हमने पढ़ा हुआ था कि ये इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनते, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब बात आती है कि बुक आएंगी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो परचेस किए वो आएंगे, नहीं, ये 2 चीज़ें नहीं आएंगी, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारी ना तो इनकम होती है ना हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारी असेट्स होती हैं। असेट्स होती हैं, दैट्स वाई ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब बात आई बुक आपने परचेस करी, ऐसा तो नहीं कि 1 साल यूज़ करोगे फिर फेंक दोगे। डेफिनेटली किसी क्लब में बुक परचेस की है तो वो नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज़ होती रहेंगी। तो ये भी क्या है, ये फिक्स्ड असेट है, इसलिए ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगी। राइट, फिक्स्ड असेट है और ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगी। तो ये भी चीज़ें आपकी जो हैं उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगी, तो ये नहीं जाएगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में गया है और कुछ भी गया है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन, हाँ भाई सब्सक्रिप्शन आया है, जाता है डोनेशन भी है, रेंट ऑफ हॉल भी है। देखिए यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, इन्वेस्टमेंट इधर नहीं रिकॉर्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ गेन या लॉस जो होगा ऑन सेल वही रिकॉर्ड किया जाता है। देयरफॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया गया। इधर बात करें, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सन्डे एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें आई हैं। ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की गई। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता नहीं है, लाया नहीं गया।